पूरे हाथ में सुंदर सा मेहंदी लगा के अनामिका अपनी दोस्त पार्वती मालिनी के साथ अपने बगीचे के बेंच पे बैठी हुई होती है। तुमने कहा था खेत जाओगी? जाऊंगी बाबा, माँ अभी शहर जाने वाली है, वो जाएंगी फिर हम लोग चलेंगे। उसी दौरान अनामिका की माँ सुमति हाथ में बैग लेकर घर से बाहर निकल आती है और अनामिका को देखकर, अनामिका, मैं शहर जा रही हूँ, कल तुम्हारी शादी है, कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। ठीक है माँ, जल्दी आ जाना। काम खत्म करके मैं जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर सुमति शहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका, पार्वती और मालिनी तीनों निकल के फलों के खेत में चली जाती है। वहाँ गेट के पास खड़ी होकर वो चारों तरफ देखने लगती है। खेत की रखवाली करने वाला किशोर उन्हें कहीं भी दिखता नहीं है। किशोर भैया, किशोर भैया, कहाँ हैं आप? काफी देर तक किशोर को आवाज लगाने के बावजूद किशोर आवाज नहीं देता है। चलो अनामिका, लगता है किशोर भैया नहीं है, हम फिर कभी आएंगे। फिर से आने के लिए मेरी माँ फिर से शहर तो नहीं जाएगी ना? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं चढ़ के पेड़ से फल तोड़ लूंगी। ऐसा कहकर अनामिका गेट खोल के अंदर चली जाती है। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसीलिए पार्वती और मालिनी भी पीछे पीछे जाती है। वो पूरे बागान को घूम घूम के देखती है, पर एक भी फल उन्हें नहीं मिलता। तब तक किशोर आ जाता है और देखता है गेट खुला हुआ है। वो आश्चर्य हो जाता है। मुझे लगता है कोई खेतों में गया है। चींटियों के पहाड़ी के पास वाले पेड़ में बस फल लगे हुए हैं। वो पूरे खेत घूमेंगे तो चींटियों के पहाड़ी के पास जरूर जाएंगे और फिर वो जिंदा नहीं बचेंगे। परेशान होकर वो अंदर जाता है। वो अनामिका, पार्वती और मालिनी को देख लेता है। तब तक फल ना मिलने पे पूरा खेत घूम के जब वो वापस लौट ही रही थी, अचानक से अनामिका को एक पेड़ में फल दिखता है। देखकर अनामिका खुश हो जाती है और भागते हुए उस पेड़ के पास जाती है। ये देखकर पार्वती और मालिनी भी उसके पीछे पीछे उस पेड़ के पास जाती है। किशोर अनामिका, पावनी और मालिनी को देखकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो तीनों चींटियों की पहाड़ देखती है, पहले बहुत आश्चर्य होती है, पर मालिनी और पार्वती काफी डर जाती है। अनामिका, हमें नहीं चाहिए, उन्होंने सारे फलों के पेड़ को काटकर बस इसी पेड़ को रखा है। इसका मतलब है कि जरूर इस चींटी के पहाड़ के नीचे सांप है। हाँ अनामिका, सांप उप निकल आया तो मुश्किल हो जाएगा, चलो यहाँ से। अरे कहीं भी जाओ तो सांप तो रहेगा ही ना। रुको, मैं पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के तुम्हें देती हूँ, तुम उन्हें पकड़ लेना। कहकर अनामिका पेड़ पे चढ़ जाती है। जब वो फल तोड़ रही होती है, एक काला सांप फुफकारते हुए बाहर निकल आता है। जोर जोर से आवाज कर रहा था। देखकर मालिनी और पार्वती वहाँ से भाग जाती है। अनामिका जो पेड़ पर थी, उसे लगा कि उसकी सहेलियाँ नीचे है, इसीलिए वो फल नीचे फेंक देती है। वो फल जाके सांप पे गिरता है और सांप मर जाता है। तब तक उस चींटियों के टीले से एक चमकीला सुनहरा पीला सांप निकल आता है। मरे हुए बालक सांप को देखकर वो सांप फुफकारने लगी और देवकन्या में बदल गई। गुस्से से वो कहने लगी, ए लड़की। गुस्सा से देवकन्या कही तो अनामिका अपना संतुलन खो दी और पेड़ से नीचे आ गिरी। लेकिन देवकन्या को देखते ही वो उठ के खड़ी हो गई। तुमने मेरे नाग देवता को मार डाला, अब तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, लंबा गर्दन लेके समस्याओं से जियोगी अब तुम। इस तरह वो श्राप देती है और उस देवकन्या की आंखों से एक रोशनी आके अनामिका के ऊपर पड़ती है। अनामिका का गर्दन लंबा हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब तक सुमति वहाँ पर आकर देवकन्या के सामने माफी मांगने लगती है। तब जाके वो थोड़ी शांत होती है। अगर तुम नेक काम की तो तुम्हारा ये लंबा गला फिर से छोटा हो जाएगा। फिर वो उस काले सांप को लेके वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सुमति लंबे गले वाली अपनी बेटी अनामिका को लेकर घर लौट आती है। पिता माधव को पूरी बात बताती है। फिर वो शारदा और उसके परिवार को खबर भेजते हैं। रमेश को लेकर शारदा और प्रसाद अनामिका के घर आते हैं। पूरी बात पता चलने के बाद उनमें लड़ाई हो जाती है। माँ, पिताजी, अनामिका ने कहा ना कि उसे कुछ भी नहीं पता था, और ये भी तो बोली अगर वो पुण्य का काम करेगी तो उसका गला पहले जैसा फिर से छोटा हो जाएगा। पहले हम शादी करके उसे घर ले चलते हैं, फिर हम उससे किसी भी तरह का कोई भी भला काम करवा सकते हैं। इस तरह कहने पे शारदा, प्रसाद, सुमति और माधव सभी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर धूमधाम से उन दोनों की शादी होती है। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर अनामिका ससुराल में कदम रखती है। फिर आया सुहागरात का दिन। अनामिका और रमेश को कुछ भी पसंद नहीं आया। अजी, सुहागरात में तो सब खुशी खुशी मनाना चाहिए।
इस तरह दुखी दुखी नहीं। मुझे लग रहा है मेरा ये गला जब छोटा हो जाएगा तब हमें सुहागरात मनाना चाहिए। मैं भी वही कहना चाह रहा था अनामिका। इस बारे में आप माँ जी से कहिए ना। ठीक है अनामिका। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर निकल आता है। हॉल में पिताजी प्रसाद मिले। उसने इस बारे में उन्हें बताया। फिर प्रसाद और रमेश दोनों मिलकर शारदा के पास जाते हैं। फिर शारदा को साफ साफ सब समझाया जाता है। ठीक है बेटा, ये तरकीब तो अच्छी है, हम वही करेंगे। शारदा इस तरह कहती है। फिर एक दिन लंबे गले वाली अनामिका को साथ लेकर शारदा मंदिर जाती है। वहाँ पे जो लोग मंदिर आए हुए थे, ऐसा तक कि भिखारी भी अनामिका का लंबा गला देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर शारदा, अरे अरे तुम लोग इस तरह डरो नहीं, भागो नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। तुम लोग यहाँ पे भीख मांगो, हम तुम्हें पैसे देंगे। इस तरह कहने पे धीरे धीरे चले गए भिखारी फिर से लौट आते हैं। जो भिखारी लौट कर आए थे उन सभी को अनामिका पैसे देती है। शारदा अनामिका के लंबे गले को देखते रहती है, पर अनामिका के लंबे गले में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर शारदा अनामिका को लेकर घर लौट आती है। अनामिका के गले में कोई फर्क नहीं आया है, ये देखकर शारदा और प्रसाद भी उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन रमेश अनामिका को साथ लेकर अनाथ आश्रम जाता है। अनाथ आश्रम में बड़े बच्चे जो भी थे वो अनामिका के लंबे गले को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। रमेश सबको समझाता है और पूरी बात खुल के बताता है। वहाँ अनामिका सभी को कपड़े दान करती है, लेकिन फिर भी अनामिका का लंबा गला अदृश्य नहीं होता। इसी तरह दिन निकल रहे थे। इस दौरान अनामिका कई तरह तरह के अच्छे काम की, पर फिर भी उसका लंबा गला गायब नहीं हुआ। अनामिका अपने इस दर्द को अब सह नहीं पा रही थी। परेशान होकर वो बगीचे की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे पड़ोसी का घर दिखता है। वहाँ एक आदमी दीवार कूद के पड़ोसी के घर में जाके उसकी 6 साल की बच्ची का मुंह दबाकर उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, पिताजी, रमेश। उसकी आवाज सुन के सभी लोग भागते हुए बगीचे की तरफ आते हैं। बच्ची को गोद में लेकर एक व्यक्ति को देखते हैं। रमेश दीवार फान के वहाँ जाता है और उस आदमी को पीटने लगता है। फिर गांव वाले आके उस आदमी को ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। इसी के साथ देव कन्या का दिया हुआ श्राप से अनामिका मुक्त हो जाती है और उसका गला अदृश्य हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फेमस गायनोकोलॉजिस्ट पवित्रा के सामने मालिनी मॉडर्न कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। डॉक्टर पवित्रा रिपोर्ट्स देखने लगी। उधर कमरे के बाहर परेशान सासू माँ खड़ी थी। ये शहर की बहुरानी आधा घंटा हो गया अंदर गई है, पता नहीं डॉक्टर मैडम क्या ऐसा जांच कर रही है। ऐसा सोच ही रही थी तभी एक नर्स वहाँ से गुजर के जा रही होती है। शारदा उससे पूछने लगती है, देखिए ना, मेरी शहर की बहुरानी कब से अंदर गई है। वो शहर की बहुरानी लग रही है। इस तरह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शारदा बिना कुछ कहे वहीं पे खड़ी के खड़ी रह जाती है। उधर अंदर में, मैडम, चाहे आप कितना भी देख ले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। मैंने तो सासू माँ को झूठ बोला था और यहाँ ले आई उन्हें। अगर ऐसा है तो सारा सच खुद ही बता दो। वो तो संभव नहीं है, पर मैंने जो झूठ बोला है उसे आपको सच करना है। मालिनी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो। जाओ और जाके अपनी सासू माँ को भेजो। हाँ, और अगर आप कहती है कि आपकी बहुरानी प्रेग्नेंट है और उसे आप लाड़ प्यार कीजिए, उसके पैरों को जमीन पे रखने मत दीजिए, तो आपको 2 लाख मिलेंगे। ये कहकर तुरंत मालिनी डॉक्टर पवित्रा के अकाउंट में 1 लाख रुपए फोन पे कर देती है। टेबल पे रखा हुआ उसके फोन पे जैसे ही मैसेज आता है, डॉक्टर पवित्रा उसे देखती है। अभी मैंने आपको 1 लाख भेजा, बाहर जाके मैं सासू माँ को भेजूंगी और जो मैंने आपसे कहने को कहा वो कह देंगी तो 1 लाख और दे दूंगी। मालिनी की ये बात सुनकर डॉक्टर पवित्रा सोचने लगी। ठीक उसी वक्त शारदा का बड़ा बेटा विक्रम, जो सॉफ्टवेयर में काम करता था, वो शारदा के पास आता है और शारदा से बात करने लगता है। इतना मत सोचिए मैडम, आपको सिर्फ बातों में ही मुझे प्रेग्नेंट करना है। मैं सासू माँ को लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल आती है। देखती है उसके पति विक्रम और सासू माँ शारदा वहाँ पे खड़ी है। वो सासू माँ शारदा को लेकर अंदर आती है। शारदा और मालिनी दोनों डॉक्टर पवित्रा के पास आती है। देखिए, आपकी बहू गर्भवती है, आप बहुत लकी हैं। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो मालिनी को देखती है। मालिनी शर्माने का नाटक करने लगती है। पर जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। आपकी बहू थोड़ी कमजोर है, इसीलिए उसे समय समय पे खाना खिलाना और देखभाल करना होगा। मालिनी को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, उससे किसी भी तरह का कोई काम मत करवाइएगा। ठीक है मैडम,
बहुत ताकतवर और स्वस्थ रहे, इसके लिए महंगी दवाई लिख कर दीजिए। फिर डॉक्टर पवित्रा महंगी दवाइयाँ मालिनी को लिख के देती है। शारदा, मालिनी, विक्रम गाड़ी में बैठ के घर लौट जाते हैं। फिर जाके सोफे पे बैठते हैं। अरे गांव की बहू, कहाँ हो तुम? इस तरह बुलाने पे अनामिका जो किचन में थी वो भागते हुए आती है। शारदा गुस्से से उसे देखकर कहने लगती है, देखो, शहर की बहू रानी अभी गर्भवती है। अब से तुम्ही को घर का काम काज, खाना पकाना, उसका काम, अपना काम, सब कुछ अकेले ही करना होगा। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो देख लेना। ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर अनामिका वहाँ से किचन में चली जाती है। फिर वहाँ जूस बना के मालिनी के लिए लाकर वो देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। गांव की बहुरानी अनामिका घर का काम काज, खाना पकाती थी और मालिनी का भी देखभाल करती थी। अनामिका को इतनी मेहनत करते हुए देखकर ससुर जी प्रसाद और पति रमेश बहुत परेशान थे, पर कोई चारा नहीं था, इसीलिए चुप थे। एक दिन अचानक से अनामिका बहुत उल्टियाँ करने लगती है। रमेश अपनी माँ शारदा के पास आता है। माँ, अनामिका को अपने साथ जरा अस्पताल ले जाओ। लगता है रात का खाना हजम नहीं हुआ है, तुम इतने परेशान मत हो। जब वो ऐसा कह रही थी तभी गांव की बहुरानी अनामिका वहाँ आती है। माँ जी, ये उल्टियाँ बदहजमी के कारण नहीं हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है, आप मुझे प्लीज अस्पताल लेकर चलिए। वो इस तरह से विनती कर ही रही थी तभी वहाँ प्रसाद आ जाते हैं। शारदा, शहर की बहू को जैसा हो रहा था वैसे ही गांव की बहू को भी हो रहा है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका को साथ लेकर डॉक्टर पवित्रा के पास जाती है। डॉक्टर साहिबा जांच करके खुश होकर कहती है, कांग्रेचुलेशन शारदा जी, आपकी बहू गर्भवती है। आपके बहू के पेट के बच्चे के लिए मैं महंगी दवाइयाँ लिख कर देती हूँ। इस तरह डॉक्टर पवित्रा बहुत उत्साहित होकर कहती है। डॉक्टर पवित्रा को शारदा बड़े अजीब से देखती है और फिर मन ही मन सोचने लगती है, क्या बात है, जब मैं शहर की बहू रानी को लाई थी तो बड़े ही मामूली तरीके से बताई थी, अब जब गांव की बहू को लाई हूँ बड़े ही उत्साहित होकर कह रही है, आखिर में बात क्या है? शारदा जब अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, डॉक्टर और अनामिका उसे आवाज लगाती है, तब जाके वो ख्यालों से निकलती है। फिर शारदा अनामिका को लेकर घर लौट आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। असली गर्भवती बहुरानी अनामिका घर का सारा काम काज करके खाना पका के काफी थक जाती थी, पर सासू माँ शारदा नकली गर्भवती बहू मालिनी का ही ज्यादा ख्याल रखती थी। हाँ मालिनी, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे ही तरह अनामिका भी गर्भवती है। तुम्हारी डॉक्टर ने उससे भी जांच की है, लेकिन जब तुम्हारे बारे में बताई थी बहुत मामूली तरीके से। अनामिका की बात बड़ी खुश हो के बता रही थी। क्या बात हो सकता मालिनी? उनकी बातें सुन के मालिनी थोड़ी देर के लिए अचंबा रह जाती है, फिर खुद को संभालते हुए, अरे माँ जी, उस दिन हो सकता है कि बहुत केसेस देखी होंगी और थक गई होंगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कहा होगा। इस तरह कुछ न कुछ बहाने देकर वो अब से भागने लगी। एक दिन जब अनामिका बेहोश हो गई, शारदा उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर पवित्रा ने उसकी जांच की और कहने लगी, इनके पेट में 2 जुड़वा बच्चा है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। फिर अस्पताल से शारदा अनामिका को लेकर घर आती है। मालिनी को जूस देती है। मालिनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर वहीं पे लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी शारदा की नजर मालिनी के पेट पे जाती है। उसके पेट में उसे कोई फर्क नहीं नजर आता। दूसरी तरफ अनामिका का पेट बड़ा हो चुका था। शारदा समझ जाती है कि मालिनी झूठ कह रही थी। वो सीधा डॉक्टर पवित्रा के पास जाकर पूछती है, हाँ शारदा जी, आपकी शहर की बहू कामचोर है, इसलिए गर्भवती कहकर वो आपके साथ नाटक कर रही है। कहने के लिए उसने पैसे दिए थे, लेकिन अनामिका असली गर्भवती है, उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। फिर गुस्से से शारदा घर लौट आती है। मालिनी पे उसे बड़ा गुस्सा था। वो गांव की बहू अनामिका के पास उसे खींच कर ले आती है। अब चूंकि तुम गर्भवती होने का नाटक कर रही थी, अब से तुम घर का सारा काम काज, खाना पकाना करोगी और मैं अनामिका का देखभाल क्या करूंगी। इस तरह कह के वो गांव की बहू अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और शहर की बहू घर का सारा काम काज करने लगती है।